हेलो फ्रेंड्स, आज हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस POL 301 का पेपर हल करेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, किसी देश में तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के लिए निम्न में से किसका अध्ययन किया जा सकता है? राजनीतिक दलों का, सेनाओं का, संसदों का, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा 1 का डी, उपरोक्त सभी। तुलनात्मक अध्ययन में इन सभी का अध्ययन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 है, तुलनात्मक राजनीति केंद्रित है विषय वस्तुओं पर, क्षेत्रों पर, देशों पर, उपरोक्त सभी। तो तुलनात्मक राजनीति केंद्रित है उपरोक्त सभी पर। 2 का डी सही है। प्रश्न नंबर 3 है, तुलनात्मक राजनीति ज़्यादातर एक पद्धति जो केंद्रित होती है। विश्लेषण का कौन सा भाग? विश्लेषण का क्या भाग? सी दोनों ए बी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 का विश्लेषण का कौन सा भाग, विश्लेषण का क्या भाग, दोनों सही है। प्रश्न नंबर 4 है, सरकार और राजनीति के अध्ययन को क्यों नहीं अलग किया जा सकता? पहला है, सरकार और राजनीति समान रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरा है, राजनीति औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संस्थाओं को अंगीकार करती है। 3, जिस प्रकार सरकार हम में से सभी के बारे में चिंता करती है वैसे ही राजनीति की। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 4 का डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5 है, इनपुट आउटपुट निवेश निर्गत दृष्टिकोण का स्रोत क्या है? सामान्य प्राणी सिद्धांत, राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनपुट आउटपुट दृष्टिकोण का स्रोत जो है वो राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण है। तो 5 का सी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, जनमत एवं राजनीति से संबंधित अन्य पहलुओं के बारे में अध्ययन कौन सा राजनीतिक उपागम करता है? व्यवहारवादी उपागम, उत्तर व्यवहारवादी उपागम, संस्थागत उपागम, ऐतिहासिक उपागम। सही उत्तर का चयन करें। केवल 1, केवल 3, 2 और 4, दोनों, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स हमारा 6 का सी सही होगा। 2 और 4, उत्तर व्यवहारवादी उपागम और ऐतिहासिक उपागम। प्रश्न नंबर 7 है, उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत है समानता, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, लोकतंत्र। तो उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो 7 का सी सही है। प्रश्न नंबर 8 है, एक व्यक्ति एक वोट का तात्पर्य है राजनीतिक समानता, बहुसंख्यक शासन, लेवल प्लेइंग फील्ड, समान अवसर, दोनों ए बी। तो 8 का ए सही होगा। एक व्यक्ति एक वोट का तात्पर्य राजनीतिक समानता है। प्रश्न नंबर 9 है, किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता कहा है? तो फ्रेंड्स लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता डी टॉकविले ने कहा है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है? लिखित संविधान, न्यायिक सर्वोच्चता, शक्ति का पृथक्करण, सीमित सरकार। तो विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है न्यायिक सर्वोच्चता का। तो 10 का भी सही है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किस एक को विश्व में समाजवादी दलों के अग्रणी के रूप में वर्णित किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को, ब्रिटेन की लेबर पार्टी को, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी फ्रांस। तो फ्रेंड्स 11 का बी सही होगा, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी जो 1805 में अस्तित्व में आई थी। तो 11 का बी सही है। प्रश्न नंबर 12 है, अवशिष्ट शक्तियां किस संघवादी व्यवस्था में राज्यों के पास होती है? अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, कनाडा। सही उत्तर का चयन करें। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 3। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा 12 का सी, स्विट्जरलैंड और कनाडा। प्रश्न नंबर 13 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो
किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स और एंजल्स ने लिखा था। प्रश्न नंबर 13 का ये सही है। प्रश्न नंबर 14, पूंजीवाद का आधार क्या है? पूंजी, श्रम, लाभ, लोग। तो फ्रेंड्स, पूंजीवाद का आधार लाभ होता है। 14 का सी सही है। प्रश्न नंबर 15 है, पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था से किस तरह क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ है? पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा लाभ केंद्र यानी विकसित देशों को हुआ है। तो प्रश्न नंबर 15 का ये सही है। प्रश्न नंबर 16 है, लोकतंत्र शासन की प्रणाली है जिसमें अंतिम शक्ति निहित होती है। तो फ्रेंड्स, लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति होती है वो जनता में निवास करती है। तो प्रश्न नंबर 16 का भी सही है। प्रश्न नंबर 17 है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद है मध्यम वर्ग स्थापित करना, निम्न वर्ग को ऊपर लाना, निम्न वर्ग का शोषण करना, उच्च वर्ग को कमजोर करना। तो फ्रेंड्स, मार्क्स ने माना था पूंजीवादी व्यवस्था में समाज दो वर्गों में बढ़ गया था, एक बुर्जुआ वर्ग और एक मजदूर वर्ग। तो पूंजीवादी व्यवस्था में मार्क्स ने माना था कि निम्न वर्ग का शोषण होता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था जो होती है निम्न वर्ग का शोषण करती है, मजदूरों का शोषण करती है। तो प्रश्न नंबर 17 का सी सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? मुस्का, पेरेटो, मिशेल्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारा सही उत्तर 18 का सी होगा। प्रश्न नंबर 19 है, उदारवाद मुख्यतः जोड़ है। तो उदारवाद का मुख्यतः जोड़ जो है अहस्तक्षेप, लेसेस फेयर, यानी उदारवाद जो है वो राज्य को कम से कम कार्य करने की अनुमति देता है और व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है। तो प्रश्न नंबर 19 का ये सही है। प्रश्न नंबर 20 है, समाजवादी सिद्धांत नहीं समर्थन करता है। समाजवादी सिद्धांत नहीं समर्थन करता है उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, इसका समाजवादी समर्थन करता है। सामाजिक आवश्यकता के आधार पर उत्पादन, इसका भी समाजवादी सिद्धांत समर्थन करता है। समाज सेवा का सरोकार, समाजवादी सिद्धांत का ये आधार ही है कि व्यक्तिगत कल्याण न होकर सामाजिक कल्याण होना चाहिए, समाज के हित में कार्य करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत हित में। प्रश्न नंबर 20 का डी है, मुक्त एवं खुली प्रतिस्पर्धा। तो मुक्त और खुली प्रतिस्पर्धा जो है समाजवादी सिद्धांत नहीं समर्थन करता, इसका समर्थन पूंजीवादी विचारधारा करती है। तो 20 का डी सही है। प्रश्न नंबर 21 है, अमेरिका की संघीय व्यवस्था में एक राज्य के अंदर एक नया राज्य गठित किया जा सकता है कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा, सीनेट द्वारा, संबंधित राज्य की सहमति से, कांग्रेस द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो एक अमेरिका राज्य के अंदर एक नया राज्य गठित किया जा सकता है संबंधित राज्य की सहमति से, कांग्रेस द्वारा। इकाइयाँ संप्रभु है अमेरिकी संघीय व्यवस्था में, भारतीय संघीय व्यवस्था में, दोनों अमेरिका एवं भारतीय व्यवस्था में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इकाइयाँ संप्रभु हैं दोनों अमेरिकी एवं भारतीय संघीय व्यवस्था में। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक सरकार की विशेषता है? यह कानून द्वारा संचालित सरकार है, यह व्यक्ति की ओर से सत्ता पर सीमाएं लगाता है, इसमें राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। तो संवैधानिक सरकार की विशेषता है 1, 2, 3, यहाँ पे तीनों ही संवैधानिक सरकार की विशेषता है। तो प्रश्न नंबर 23 का ये सही है। प्रश्न नंबर 24 है, विधि का शासन का तात्पर्य है। तो विधि के शासन का क्या तात्पर्य है? संवैधानिक सरकार सबसे बेहतर सरकार है, ये सही है। यह सरकार के कार्यों पर सीमाएं लगाता है, ये भी सही है। कोई व्यक्ति या संस्था विधि से श्रेष्ठ नहीं है, ये भी सही है। ये तीनों ही विधि के शासन से संबंधित हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 24 का जो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी होगा। प्रश्न नंबर 25 है, मैग्ना कार्टा गौरवशाली क्रांति और जॉन लॉक के लेखन ने ब्रिटेन के विकास में योगदान दिया है। तो संपूर्ण राजतंत्र के रूप में जातीय
द्वंद्विता में, संसदीय प्रजातंत्र के रूप में, उपनिवेशी नीति के रूप में। तो 25 का डी सही होगा, उपनिवेशी नीति के रूप में। सीमित सरकार का घनिष्ठ संबंध है शक्ति के पृथक्करण से, न्यायिक सर्वोच्चता से, दो दलीय प्रणाली से, विधि का शासन से। तो सीमित सरकार का घनिष्ठ संबंध है न्यायिक सर्वोच्चता से। 25 का बी सही है। प्रश्न नंबर 27 है, अवशिष्ट शक्ति किस राजनीतिक व्यवस्था में राज्य के पास होती है? अमेरिका और भारत के पास, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के पास, भारत और स्विट्जरलैंड के पास, भारत और यूके के पास। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं वो अमेरिका और भारत के राजनीतिक व्यवस्था में राज्य के पास होती है। तो प्रश्न नंबर 27 का ये सही है। प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संसदीय शासन प्रणाली की कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछ रहा है। सामूहिक जिम्मेदारी ये संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। प्रश्न नंबर 28 का बी जो है, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। तो ये भी संसदीय शासन की व्यवस्था है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, तो संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का नेतृत्व पाया जाता है। डी है सरकार का निश्चित कार्यकाल। तो फ्रेंड्स, संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 28 का डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी प्रणाली की हिस्सा नहीं है? पॉकेट वीटो, सामूहिक जिम्मेदारी, सीनेटरियल शिष्टाचार, फिलिबस्टरिंग। तो फ्रेंड्स, पूछ रहा है अमेरिकी प्रणाली की हिस्सा नहीं है। तो जो सामूहिक जिम्मेदारी है ये संसदीय शासन व्यवस्था में पाया जाता है, न कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। तो 29 का बी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटेन की न्यायिक प्रणाली की विशेषता नहीं है? प्रशासनिक न्यायालय, न्यायिक समीक्षा का अभाव, जूरी व्यवस्था, संगठन का एकल रूप न होना। तो इसमें से न्यायिक प्रणाली की कौन सी विशेषता ब्रिटेन में नहीं पाई जाती है? तो न्यायिक समीक्षा का अभाव है ब्रिटेन में। तो प्रश्न नंबर 30 का बी सही है। प्रश्न नंबर 31 है, राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह कथन मार्क्स का है। तो प्रश्न नंबर 31 का सी यहाँ पे सही होगा। मार्क्स ने राज्य को एक यंत्र माना था मजदूरों के शोषण का। प्रश्न नंबर 32 है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो फ्रेंड्स, शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत का प्रतिपादन है वो मॉन्टेस्क्यू ने किया था। तो प्रश्न नंबर 32 का डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 33 है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कुछ भी करने की स्वतंत्रता। फ्रेंड्स, ये नहीं होगा। सकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। बी है कुछ प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता। सी है प्रतिबंध रहित स्वतंत्रता। फ्रेंड्स, प्रतिबंध रहित स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता नहीं होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 33 का बी सही होगा, कुछ प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता। तो 33 का यहाँ बी सही होगा। प्रश्न नंबर 34 है, एक राज्य जो नागरिकों को अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। सामाजिक राज्य, पुलिस राज्य, कल्याणकारी राज्य, सर्वोदय राज्य। तो एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है वह राज्य कल्याणकारी राज्य कहलाता है। तो 34 का यहाँ पे सी सही होगा। प्रश्न नंबर 35 है, बहुलवादी महत्व देते हैं राज्य को, सरकार को, समूह और संघ को, न्यायपालिका को। तो फ्रेंड्स, बहुलवादी महत्व देते हैं समूह और संघ को। तो 35 का सी सही होगा। बहुलवादी लास्की महोदय हैं। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है? सामाजिक सुरक्षा, राज्य विहीन व्यवस्था, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय। तो पूछ रहा है कि कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है? सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी राज्य से संबंधित है, लोकतंत्र भी संबंधित है, सामाजिक न्याय भी संबंधित है, राज्य विहीन व्यवस्था ये कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है। तो 36 का बी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 37 है, उदारवाद का मूल लक्षण है व्यक्तिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, अर्थव्यवस्था। तो उदारवाद का मूल लक्षण है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 38 है, राज्य एक आवश्यक बुराई है इसे मानते हैं।
तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसे कौन मानता है? मार्क्सवादी मानते हैं, व्यक्तिवादी मानते हैं, फासीवादी, समाजवादी। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसको मानने वाले व्यक्तिवादी हैं। और ऐसे एक प्रश्न आता है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, इसे कौन मानता है? तो उसे अराजकतावादी मानते हैं। तो 38 का बी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 39 है, समाजवाद का मुख्य लक्षण क्या है? समाजवाद का मुख्य जो लक्षण है वो सामाजिक आर्थिक न्याय है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, कार्य करने के प्रोत्साहन का अभाव है, राजकीय पूंजीवाद है। तो फ्रेंड्स 39 का ये सही होगा, सामाजिक आर्थिक न्याय समाजवाद का मुख्य लक्षण है। प्रश्न नंबर 40 है, मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है। मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है उदारवाद से। तो 40 का यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 41 है, लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? कानूनी संप्रभुता पर, लोकप्रिय संप्रभुता पे, राजनीतिक संप्रभुता पे, विधिता संप्रभुता पे। तो लोकतंत्र जो है राजनीतिक संप्रभुता पर आधारित है। प्रश्न नंबर 41 का सी सही होगा। अलीगार्गी अल्पतंत्र का लॉ कानून सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्पतंत्र का लॉ सिद्धांत जो था क्या पेरेटो ने दिया था, मुस्का ने, मिशेल से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 42 का सी सही होगा, मिशेल से। प्रश्न नंबर 43 है, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है समाजवाद में, पूंजीवाद में, व्यक्तिवाद में, अराजकतावाद में। तो आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है पूंजीवाद में। तो 43 का यहाँ पे बी सही होगा। प्रश्न नंबर 44 है, पूंजीवाद का अंतिम चरण है। पूंजीवाद का अंतिम चरण है साम्यवाद, समाजवाद, प्रजातंत्र, साम्राज्यवाद। तो फ्रेंड्स पूंजीवाद का अंतिम चरण साम्राज्यवाद है। तो प्रश्न नंबर 44 का यहाँ पे डी सही होगा। प्रश्न नंबर 45, पारंपरिक उदारवाद का चरित्र है। फ्रेंड्स यहाँ पे पारंपरिक उदारवाद का जो चरित्र था वो नकारात्मक था। तो 45 का ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से देश में दोहरी नागरिकता के साथ संघीय प्रणाली है? तो दोहरी नागरिकता के साथ संघीय प्रणाली है। प्रश्न नंबर 46 का डी सही होगा, स्विट्जरलैंड। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। सामूहिक जिम्मेदारी, यूके के संसदीय शासन की व्यवस्था है, बहुदलीय प्रणाली भारत में पाई जाती है, भारत में बहुत सारे दल पाए जाते हैं, जनमत संग्रह स्विट्जरलैंड की व्यवस्था है, कानून की उचित प्रक्रिया यह यूएसए अमेरिका में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स 47 का जो ऑप्शन नंबर सी है, A3, B1, C4, D4 ये सही है, 47 का सी। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? एक समाजवादी राज्य यथास्थिति का समर्थन करता है, एक समाजवादी राज्य भूमियों खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, एक समाजवादी राज्य स्वभावतः प्रजातंत्र विरोधी है, एक समाजवादी राज्य मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। तो पूछ रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ उत्तर सही होगा, एक समाजवादी राज्य यथास्थिति का समर्थन करता है, ये सही नहीं होगा। एक समाजवादी राज्य भूमियों खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। तो समाजवादी जो है सामाजिक हित में भूमियों खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। तो 48 का बी सही होगा। एक समाजवादी राज्य स्वभावतः प्रजातंत्र विरोधी होता है, समाजवादी राज्य जो स्वभावतः प्रजातंत्र का विरोधी नहीं होता है। एक समाजवादी राज्य मुक्त व्यापार का समर्थन करता है, समाजवादी राज्य मुक्त व्यापार का समर्थन नहीं करता है, बल्कि मुक्त व्यापार का समर्थन पूंजीवादी व्यवस्था करती है। तो 48 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इनमें से कौन सा उपकरण नहीं है? आरंभक, जनमत संग्रह, लोक निर्णय, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उपकरण है वो आरंभक भी है, जनमत संग्रह भी है, लोक निर्णय भी है। ऑप्शन नंबर जो डी है 49 का, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। प्रश्न नंबर 50 है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किस देश से संबंधित है? तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण जो है वो
चीन से संबंधित है, तो प्रश्न नंबर 50 का यहाँ पे सी सही होगा।